और आजकल एक और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है एनपीसी वर्ल्ड वाइड। एनपीसी इंडिया है और एनपीसी इंडिया आपके इंडिया में शोज कराती है। सो आप स्टेट वाइज भी एनपीसी शोज कराती है, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, अगले इस 1 घंटे की वीडियो में आप वो सब कुछ सीख सकते हैं जो मैंने अपने 15 साल के करियर में सीखा है। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मसल एंड पावर। और आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है। हम वीडियो में कवर करेंगे आप अपने आप को हेल्दी कैसे रख सकते हैं, फिट कैसे रख सकते हैं। कोई अगर प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करना चाहता है तो उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए, ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, डाइट, सब कुछ इस वीडियो में कवर्ड होगा। सो स्टे ट्यून्ड गाइस और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर कोई अपने आप को फिट और हेल्दी रखना चाहता है तो आप उसको क्या सजेशन और क्या रिकमेंडेशन दोगे? कोई भी अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी और अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना चाहते हो तो सबसे पहला रिकमेंडेशन है कि आप एक इनिशिएटिव लो, एक स्ट्रॉन्ग इनिशिएटिव लो और शॉर्ट टर्म गोल सेट करो। आजकल के लाइफस्टाइल में हम अपनी हेल्थ को और फिटनेस को उतनी प्रायोरिटी नहीं देते हैं। सो आप कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करो, वो आपके इंटरेस्ट की कोई भी एक्टिविटी हो सकती है, साइकिलिंग, योगा, डांस, और आप उसे परस्यू करो और उसमें आप शॉर्ट टर्म गोल्स सेट करो। बिकॉज आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हो और लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हो और रिजल्ट्स आने में टाइम लगता है। सो आप बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाते हो और आप फेथ लूज करते हो अपने प्रोसेस में। सो आप बहुत शॉर्ट टर्म टारगेट सेट करो। सेकेंड रिकमेंडेशन इज कंसिस्टेंसी। आपने जो भी अपना रूटीन स्टार्ट किया है, जो भी आपकी रिजीम है, आपको उसमें पूरा फेथ दिखाना है और आपको धीरे धीरे उसमें प्रोग्रेस करना है। आपने जो भी वर्कआउट स्टार्ट किया है आपको उसमें धीरे धीरे इंप्रूव करना है। लेट्स से अगर आपने जिम ज्वाइन किया है और आप सिर्फ कार्डियो करना चाहते हो, वेट लूज करना चाहते हो, आपकी एज पे भी डिपेंड करता है। अगर आप सिर्फ हेल्थ और फिटनेस टारगेट है तो आप कार्डियो से स्टार्ट कर सकते हो और आप धीरे धीरे अपना कार्डियो टाइम बढ़ाओ, धीरे धीरे अपना डिफिकल्टी लेवल बढ़ाओ। आपने साइकिलिंग और ट्रेडमिल स्टार्ट की, सो स्टार्टिंग से ही आपको बॉडी को उतना ज्यादा एक्सर्ट करने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम दो और धीरे धीरे अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाओ। लेट्स से आपने फर्स्ट डे ऑफ योर जिम आपने 10 मिनट ट्रेडमिल की और 10 मिनट साइकिलिंग की। सो आप थ्रू आउट द वीक एक टारगेट बना लो कि इस वीक के एंड तक मैं इसको 12 मिनट 15 मिनट तक लेके जाऊंगा। सो ये आपको एक सस्टेनेबिलिटी देगा और ये आपको लॉन्ग टर्म प्रोसेस में रिजल्ट्स देगा। सेकेंड रिकमेंडेशन गाइस, आपने वर्कआउट शुरू कर दिया है, फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है। सेकेंड है आपका न्यूट्रिशन, आपकी डाइट। इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज और आपके जेंडर, आपको एक हेल्दी डाइट, एक हेल्दी मील प्लान फॉलो करना है। बिकॉज वर्कआउट बहुत कम रोल प्ले करता है आपकी हेल्थ में, और अगर आपका टारगेट हेल्थ और फिटनेस है तो आपको डाइट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या डाइट रहनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए, ये सब कुछ बहुत मैटर करता है और ये हम वीडियो में आगे कवर करेंगे। बट जनरली एक कॉमन आदमी के लिए जो टिप्स होंगी, आपको डीप फ्राइड और डीप कुक चीजें अवॉइड करनी है, आपको शुगर से बचना है, आपको शुगर कंज्यूम नहीं करनी है और आपको पैक्ड और प्रिजर्वेटिव एडेड चीजों से बचना है। तो ये आपके लिए पहला स्टेप होगा एक अच्छी डाइट और एक अच्छे न्यूट्रिशन की तरफ। थर्ड और लास्ट टिप गाइस, जनरल हेल्थ और फिटनेस के लिए आप अपने लिए फॉल्स गोल सेट ना करें। सोशल मीडिया पे और आजकल के लाइफस्टाइल में हम अनरियलिस्टिक गोल सेट कर लेते हैं। आपको सारी चीजें कंसिडर करनी होंगी, आपकी एज, आपका फिटनेस लेवल। सो आप अपने फिटनेस लेवल और अपनी एज के हिसाब से जो वर्कआउट और जो डाइट फॉलो कर रहे हैं आप उस पर स्टिक करें। अगर आप अपने लेवल के हिसाब से अनरियलिस्टिक गोल सेट करोगे तो आप बहुत जल्दी गिव अप कर दोगे और जो प्रोसेस जिससे आपको रिजल्ट मिल रहा था आप उस पर फेथ और ट्रस्ट नहीं करोगे। सो आप धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करो और फेथ और ट्रस्ट बनाए रखो अपने प्रोटोकॉल पे। जो कोई भी जिम जाके अपने को एक गुड लुकिंग फिजिक और गुड मसल्स गेन करना चाहता है उसके लिए आपके टिप्स और रिकमेंडेशंस क्या है? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई भी जिम ज्वाइन करता है और वो अपनी हेल्थ और फिटनेस इंप्रूव करना चाहता है और वो मसल्स गेन करना चाहता है और वो प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहता है, इन तीनों चीजों में फर्क है। सो आप किस एम से जिम ज्वाइन कर रहे हो वो मैटर करता है, वही डिसाइड करेगा कि आपके आगे की जर्नी कैसी रहेगी।
अगर आप हेल्थ और फिटनेस के लिए ज्वाइन करते हो सो आपके लिए मॉडरेट वर्कआउट मोर देन इनफ है और एक हेल्दी मील प्लान मोर देन इनफ है। हफ्ते में 4 to 5 डेज 45 मिनट्स वर्कआउट आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप एक यंगस्टर्स हैं, एक बहुत अच्छी गुड लुकिंग फिजिक बनाना चाहते हैं, आप कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं जब आप बाहर जाएं, तो आपको मसल गेनिंग के लिए वर्कआउट करना होगा। और उसमें हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे वर्कआउट क्या होगा, डाइट क्या होगी। और अगर आप एक प्रोफेशनल एथलीट बनना चाहते हैं, बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, पावर लिफ्टर बनना चाहते हैं, तो आपका लेवल और आपका जो आपका वर्कआउट होगा, न्यूट्रिशन होगा, वो अलग होगा। सो स्टार्ट करते हैं हम कि अगर कोई जिम ज्वाइन करता है तो उसकी क्या अप्रोच रहनी चाहिए। सो सबसे पहला मैं आपको एक ये सजेशन दूंगा कि आप अपने ट्रेनर पे और आप जिस भी जिम में जाते हैं उससे सबसे बेस्ट एडवाइस लें। आप एक ट्रेनर की गाइडेंस में चलें और आप सोशल मीडिया पे या इधर उधर अपने आप से रिसर्च ना करें। आपका ट्रेनर आपको हमेशा अच्छी एडवाइस देगा, सो आप उसकी रिकमेंडेशन से चलें। सो मैं आपको क्या रिकमेंड करूंगा, अगर आपका कोई प्रायर वर्कआउट एक्सपीरियंस नहीं है, आप कंप्लीटली बिगनर हो। और यहाँ पे एक चीज ये भी मैटर करती है, कुछ लोग जिम ज्वाइन करते हैं, बहुत जल्दी वर्कआउट को पकड़ लेते हैं, कुछ बहुत लेट पकड़ते हैं। ये मैटर करता है अगर आपने पहले कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या किसी और तरीके की एक्टिविटी करी है। सो अगर आप कंप्लीटली बिगनर हैं और आपने पहले कोई एक्टिविटी नहीं करी है, सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले कुछ दिन फुल बॉडी ट्रेनिंग करें। और एक चीज जो इसमें है इंपॉर्टेंट, आजकल बहुत जल्दी लोग फुल बॉडी ट्रेनिंग से को बहुत जल्दी बोरिंग समझने लगते हैं, लेकिन आप अपना फिटनेस लेवल एनालाइज करो। आप अभी बॉडी पार्ट रूटीन या डे वाइज ट्रेनिंग के लिए अभी आप तैयार नहीं हो। सो अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होंगे, जो आपको आगे जाके एक गुड फिजिक और गुड क्वालिटी मसल मास गेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आप रश करोगे, जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, तो आपके फंडामेंटल्स और बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे और आप कभी भी आगे तक एक अच्छा वर्कआउट पैटर्न इवॉल्व नहीं कर पाओगे। सो आपने जिम ज्वाइन किया, आप कुछ दिन फुल बॉडी ट्रेनिंग करो, अपनी बॉडी को टाइम दो ताकि बॉडी इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन को अडेप्ट कर सके। और जब आपको लगे कि आपके बैलेंस, कंट्रोल, मूवमेंट ये सब क्लियर हो रही हैं, तब आप अपनी ट्रेनर की रिकमेंडेशन से धीरे धीरे अपना वर्कआउट स्टेप अप करो। बहुत कॉमन मिस्टेक है कि हम बहुत जल्दी जिम में औरों को देख के वो रूटीन कर रहे हैं, हमें मन करता है हम भी रूटीन करें, लेकिन वो गलत है। आप धीरे धीरे इवॉल्व करो अपने आप को। और जब आपने एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी और उसी के साथ आपने डाइट भी स्टार्ट कर दी और आप एक बिगनर हो, तो ये काफी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है आपकी बॉडी के लिए। सो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डाइट और न्यूट्रिशन में भी धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व करें, धीरे धीरे एक स्ट्रिक्ट मील प्लान की तरफ जाएं, तो वो आपको बहुत लंबे समय तक उस प्लान पे स्टिक करने के लिए हेल्प करेगा। अब आप एक बिगनर थे, आपने कुछ दिन फुल बॉडी ट्रेनिंग करी, आपको अब बेटर फील हो रहा है, आपकी एंड्योरेंस इंप्रूव हुई है, आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव हुई है। सो अब आप एडवांस कर सकते हो और आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट की ट्रेनिंग कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको अपने लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है चीजों को। आप अभी बिगनर हो और आपका लर्निंग फेज चल रहा है, सो आपको अपने लिए कोई रूल्स सेट नहीं करने हैं। आपका एक एम है, आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी मूवमेंट्स क्लियर करनी है, अपनी फॉर्म ठीक करनी है। सो मसल गेन करना है या फैट लॉस करना है, ये बाद की बात है। आपको अभी सिर्फ फोकस रखना है कि आप सारी मूवमेंट्स अच्छे से क्लियर करो, सारे फंडामेंटल्स क्लियर करो और आप सारी एक्सरसाइज का फॉर्म और पोस्चर सही करो। और आप अभी आपकी बॉडी हर वर्कआउट को रिस्पॉन्ड करेगी। आप ज्यादा वर्कआउट भी कर सकते हो, अभी आपके लिए ओवर ट्रेनिंग नहीं होगी। आप फ्रेश हो, आपकी मसल्स फ्रेश हैं, आप यंग हो, सो आप वर्कआउट कर सकते हो। आप ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट करो ताकि आपकी सारी मूवमेंट्स क्लियर हो। और एज अ बिगनर वर्कआउट आप स्टार्ट कर चुके हो, अब डाइट आपकी क्या रहनी चाहिए। आप फिगर्स पे ना जाओ स्टार्टिंग में, बिकॉज आप बिगनर हो। जैसे आपने वर्कआउट सीखा है ऐसे ही आपको डाइट भी सीखनी है। सो कितने ग्राम प्रोटीन खाना है, कितने ग्राम कार्ब्स खाना है, ये अभी आपके लिए नहीं है। आपको डाइट में भी एक हेल्दी पैटर्न बनाना है। आपका फोकस बस ये रहना चाहिए कि आपको क्लीन खाना है और हेल्दी खाना है।
और आपको कोई कैलकुलेशंस नहीं करनी कि मुझे बॉडी वेट के हिसाब से इतना प्रोटीन चाहिए। वो जब आप धीरे धीरे एडवांस करोगे, एडवांस लिफ्टर एथलीट बन जाओगे, तब आप वो चीजें कैलकुलेट करोगे और आप अपनी ट्रेनिंग इंटेंसिटी और नीड के हिसाब से खाओगे। अभी आपको ईटिंग हेल्दी पैटर्न डेवलप करना है, तो आप उसमें दिन में 4 to 5 मील्स लो और हर मील में आप ये कोशिश करो कि आपकी प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स के सभी हेल्दी सोर्सेज इंक्लूड हो। जितना आपका डाइजेशन अलाउ करता है, जितना आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हो, आप अपने हिसाब से अपनी डाइट डिजाइन करो। हर मील में 2 से 3 घंटे का गैप रखो और हर मील में आप प्रोटीन, कार्ब्स और फैट और इनके हेल्दी सोर्सेज इंक्लूड करो। जंक फूड से, हाई शुगरी फूड से और डीप कुक्ड और फ्राइड फूड से आपको दूर रहना है। अब एज अ बिगनर आपने कुछ समय ट्रेनिंग कर ली है और एक हेल्दी ईटिंग पैटर्न भी आप जान चुके हो। सो अब आप धीरे धीरे अपनी ट्रेनिंग में एडवांस कर सकते हो और अब आप, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी जल्दी एडवांस करोगे। सो अब आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट ट्रेन कर सकते हो और एक पर्टिकुलर डाइट प्लान आप फॉलो कर सकते हो अपने बॉडी वेट के हिसाब से और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। सो एक बॉडी पार्ट में आप 4 to 5 एक्सरसाइजेस कवर कर सकते हो और 4 सेट्स हर एक्सरसाइज में और 10 to 12 रेप्स आप उसमें कवर कर सकते हो। बॉडी बिल्डिंग में, मसल बिल्डिंग में 10 to 12 रेप्स की जो रेंज होती है वो हाइपरट्रॉफी रेंज होती है। अगर आप अपने फेलियर से थोड़ा सा कम वेट लेके 10 to 12 रेप्स और 4 सेट्स ट्रेन करते हो, सो आप हाइपरट्रॉफी की रेंज में हो और आप मैक्सिमम मसल मास इस तरीके से गेन कर सकते हो। सो वर्कआउट आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट कवर करेंगे। और अगर आप आपकी डाइट की बात करें तो अब आप अपनी बॉडी वेट के हिसाब से अपनी डाइट फिक्स कर सकते हो। लाइक आपको 1.5 ग्राम से 2 ग्राम प्रोटीन लेना है अपने पर किलोग्राम ऑफ बॉडी वेट से। ये आपका मसल मेंटेनेंस वैल्यू है। यहां से आप जितना प्रोटीन पर किलोग्राम बढ़ाते जाएंगे, आप उतनी जल्दी मसल्स पैक करते जाएंगे। सिमिलरली कार्ब्स आप पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट 2.5 से 3 ग्राम कार्ब्स रख सकते हैं, तो ये आपकी लीन गेनिंग में काउंट होगा। सो अब लीन गेनिंग, कटिंग, ये आपकी और एडवांस चीजें हैं। सो एज एन इंटरमीडिएट हमने कवर किया कि आप अब एक पर्टिकुलर डाइट प्लान फॉलो करोगे और एक पर्टिकुलर वर्कआउट रिजीम फॉलो करोगे। अब आपने कुछ दिन सिंगल बॉडी पार्ट ट्रेनिंग कर ली है, अब आप एक दिन में 2 बॉडी पार्ट भी कवर कर सकते हो और 3 दिन के बाद आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो। आप एक 3 डे स्प्लिट कर सकते हो। 2 बॉडी पार्ट आप इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो, लाइक आप ऑपोजिट मसल्स ट्रेन करो। लाइक आप चेस्ट और ट्राइसेप्स एक साथ ट्रेन कर सकते हो, बैक और बाइसेप्स एक साथ ट्रेन कर सकते हो। इसके बाद आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो या फिर आप नेक्स्ट डे लेग्स कवर कर सकते हो। लेग्स ज्यादा इंटेंसिटी डिमांड करते हैं, तो आप एक दिन लेग्स करोगे, फिर उससे नेक्स्ट डे आप शोल्डर्स कर सकते हो और उसमें आपको अब 2 दिन आपने सिंगल बॉडी पार्ट किया तो आपको रिकवरी आपकी इंप्रूव हो जाएगी। थोड़ा सा रेस्ट के लिए आपको टाइम मिल गया। अगेन आप नेक्स्ट 2 डेज रिमेनिंग इन द वीक आप चेस्ट और ट्राइसेप्स और बैक और बाइसेप्स को रिपीट कर सकते हो। अब आपकी ट्रेनिंग अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर आपको मसल्स गेन करनी है, साइज गेन करना है, तो आपको जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक माइंड मसल कनेक्शन आपको बनाना पड़ेगा। जितना लोड आप उठा रहे हो उतना लोड आपकी मसल्स को फील होना चाहिए, तभी आप मसल्स ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज अगर आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं है तो आप उतने रिजल्ट्स नहीं ले पाओगे जितने आप उस लोड से ले सकते हो। सो आपको कॉन्स्टेंटली ट्रेन करना है अपने नर्वस सिस्टम को कि आपका माइंड मसल कनेक्शन इंप्रूव हो। सो विदाउट अचीविंग फेलियर अचीव करना जरूरी नहीं है बॉडी बिल्डिंग में। अगर आप फेलियर से थोड़ा पहले भी रुकते हो तो आप हाइपरट्रॉफी रेंज में ट्रेन कर रहे हो और आप कॉन्स्टेंटली मसल साइज बढ़ा सकते हो एक अच्छी डाइट और रिकवरी के साथ। अब आप एक इंटरमीडिएट फेज से अगर बाहर जाना चाहते हो और आप फील करते हो कि आप एक एडवांस लिफ्टर हो और आप अपना वर्कआउट इंटेंसिटी और बढ़ाना चाहते हो, तो अब आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट ट्रेन कर सकते हो। एडवांस लिफ्टर कहलाने से पहले आपको एनालाइज करना होगा कि आप उतना अचीव कर पाए हो कि नहीं कर पाए हो। अगर आप अपनी बॉडी वेट से 1.5 गुना ज्यादा स्क्वाट्स, डेडलिफ्ट और बेंच करते हो तो आप कह सकते हो कि आप एक एडवांस लिफ्टर हो। सो तब आप एक दिन में एक बॉडी पार्ट ट्रेन करो, बिकॉज अब आपके नर्वस सिस्टम को काफी प्रैक्टिस है और आपका माइंड मसल कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। सो आप एक छोटे वर्कआउट में 45 to 50 मिनट्स के वर्कआउट में एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करेंगे अप टू फेलियर, तो आप और ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करेंगे और आपकी मसल साइज और ज्यादा ग्रो होगी। और अब आप एडवांस लेवल पे हो
आपकी डाइटरी रिक्वायरमेंट्स भी और बढ़ जाएंगी। सो पहले जो आप पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट 1.5 से 2 ग्राम प्रोटीन ले रहे थे, अब आप उसको 3 से 3.5 ग्राम भी कर सकते हो। और कार्ब्स अगर आप ऑफ सीजन में हो, बल्किंग कर रहे हो, तो आप 5 to 6 ग्राम्स पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट ले सकते हो। बाद में जब आप कट डाउन करोगे, जब आप कटिंग करोगे, तो आपके कार्ब्स की वैल्यू चेंज होगी, प्रोटीन आपका तभी भी हाई रहेगा। वो कौन सी बेस्ट एक्सरसाइजेज हैं जो आप हर मसल ग्रुप के लिए रिकमेंड करते हो? हर मसल ग्रुप के लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने बेसिक और फंडामेंटल्स अपने रूटीन में ज्यादा इन्वॉल्व करें। सो लेट्स से आप चेस्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो, सो इंक्लाइन प्रेस, डिक्लाइन प्रेस और फ्लैट बेंच प्रेस, ये सब आपकी प्रेसिंग मूवमेंट है। ये बाद में मैटर करता है कि आपकी अगर अपर चेस्ट वीक है तो आप उसे प्रायोरिटी दोगे और आप इंक्लाइन प्रेस ज्यादा करोगे। लेकिन एज अ बिगनर और एज अ इंटरमीडिएट एथलीट आपको यही प्रैक्टिस करनी है कि आप क्वालिटी मसल मास गेन करने के लिए अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो। सो एक प्रेसिंग मूवमेंट है। अब फ्लाई की तरफ जाते हैं तो डंबल फ्लाई, मशीन फ्लाई, स्केबल फ्लाईज, ये सब फ्लाई की कैटेगरी में आते हैं। सो प्रेसिंग मूवमेंट जो भी है वो आपकी चेस्ट की ओवरऑल मसल मास इंक्रीज करेंगी, और जो फ्लाई मूवमेंट्स हैं वो आपकी चेस्ट को एक्सपैंड करेंगी। सो आपका वर्कआउट कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि आपकी प्रेसिंग मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व हो और आपकी फ्लाई मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व हो। सो आप धीरे धीरे वेरिएशंस क्रिएट कर सकते हो। लाइक आप कुछ दिन तक फ्लैट बेंच प्रेस और इंक्लाइन बेंच प्रेस करो और उसके साथ आप डंबल फ्लाइज या मशीन फ्लाइज लो, और कुछ दिन बाद आप स्विच कर सकते हो, आप इंक्लाइन बेंच प्रेस और डिक्लाइन बेंच पे आ सकते हो और उसके साथ आप इंक्लाइन डंबल फ्लाई रख सकते हो। सो जो की पॉइंट आपको यहाँ समझना है कि एक्सरसाइजेस बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती हैं कि आपकी क्या एक्सरसाइज आप कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। आप जो कर रहे हो उसको किस क्वालिटी से कर रहे हो वो मैटर करता है। सो एक ओवरऑल चेस्ट डेवलपमेंट के लिए आपको प्रेसिंग मूवमेंट्स की भी जरूरत है और आपको फ्लाई मूवमेंट की भी जरूरत है। प्लस इसके साथ साथ आप पुलोवर अपने चेस्ट के रूटीन में इंक्लूड कर सकते हो। वो आपके चेस्ट के एक्सपेंशन के लिए, आपके रिब केज को बड़ा करने के लिए, प्लस वो आपके बैक को भी ट्रेन करता है। सो ये तीसरी वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज है। एक आपकी प्रेस हो गई, एक आपकी फ्लाई हो गई और एक आपकी पुलोवर हो गई। अब जैसे जैसे आप एडवांस करते रहोगे तो धीरे धीरे आप खुद एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लोगे कि अब मैं डिक्लाइन प्रेस पे ज्यादा फोकस करूंगा या इंक्लाइन प्रेस पे ज्यादा फोकस करूंगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बैक की तरफ। सिमिलरली बैक में भी दो तरीके की मूवमेंट्स होती हैं, एक आपकी पुलिंग मूवमेंट्स और एक आपकी रोइंग मूवमेंट्स। सो जो बैक की जितनी भी पुलिंग मूवमेंट्स हैं, बिहाइंड द नेक पुल, फ्रंट लैट पुल डाउन, पुल अप्स, चिन अप्स, ये सब आपकी बैक की विड्थ इंक्रीज करते हैं। आपकी बैक कितनी बड़ी लगती है, कितनी वाइड लगती है, वो डिपेंड करेगा आप कितनी पुलिंग मूवमेंट्स करते हो। और जितनी भी रोइंग मूवमेंट्स हैं, लाइक योर सिंगल आर्म डंबल रो, बेंट ओवर बारबेल रोज, लो केबल रोज, ये सब आपकी बैक की थिकनेस डिस्प्ले करेंगी। आपकी बैक का गेज कितना मोटा है, आपकी बैक की थिकनेस कितनी है, ये आपकी रोइंग मूवमेंट से आएंगी। सो अगेन आपके बैक के वर्कआउट में रोइंग प्लस पुल डाउन दोनों मूवमेंट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। टाइम टू टाइम आप स्विच कर सकते हो, कभी टी बार रो कर सकते हो, कभी सिंगल आर्म रो कर सकते हो, कभी लो केबल रो कर सकते हो और बेंट ओवर रो कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप वाइड ग्रिप पुल डाउन, क्लोज ग्रिप पुल डाउन। सो एक कॉम्बिनेशन आपको अपने एंड्योरेंस और अपने फिटनेस लेवल के हिसाब से डिसाइड करना है कि आपको कितनी पुलिंग मूवमेंट्स रखनी है और कितनी आपको रोइंग मूवमेंट्स रखनी है। मैं पर्सनली रोइंग मूवमेंट्स ज्यादा प्रेफर करता हूं, बिकॉज पुलिंग मूवमेंट्स आप अगर अपने वर्कआउट में 2 भी रखते हो तो वो मोर देन इनफ है, और आपकी बैक वाइड है लेकिन वो थिक नहीं है तो आपकी बैक में वो मैसिव लुक नहीं आएगा। सो आप रोइंग मूवमेंट्स पे ज्यादा फोकस करोगे तो आपकी बैक ज्यादा थिक दिखाई देगी। अब लेट्स से लेग्स। सिमिलरली लेग्स एक बड़ा मसल ग्रुप है। लेग्स को ट्रेन करना मुश्किल है बिकॉज वो इंटेंसिटी भी डिमांड करता है और वो वेरिएशन भी डिमांड करता है। तो एज अ बिगनर और इंटरमीडिएट आप लेग्स एक ही दिन में कवर कर सकते हो। आप क्वाड्स और हैमस्ट्रिंग्स दोनों एक ही साथ ट्रेन कर सकते हो, बिकॉज अभी आप फेलियर तक नहीं पहुंचते हो। सो आप लंबा वर्कआउट सेशन कर सकते हो और उसमें दोनों मसल ग्रुप्स को ट्रेन कर सकते हो। सो क्वाड्स के लिए जो एक्सरसाइजेज होंगी वो आपकी स्क्वाट्स हो गई,
मशीन पे स्क्वाट्स हो गई, स्मिथ मशीन स्क्वाट्स हो गई, आपकी लेग प्रेस हो गई, लेग एक्सटेंशंस हो गई। ये आपकी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जो आपको हमेशा अपने रूटीन में रखनी है। अब आपके हैमस्ट्रिंग्स के लिए आपके लेग कर्ल्स हो गए, स्टिफ लेग डेडलिफ्ट्स हो गई, और आपके लंजेस हो गए, आपके ग्लूट्स के लिए भी हो गए। ये सब आपकी हैमस्ट्रिंग की ट्रेनिंग है। जैसे जैसे आप एडवांस करोगे तो फिर आप अपनी ट्रेनिंग डेज डिवाइड कर सकते हो। आप क्वाड्स एक दिन ट्रेन कर सकते हो और वीक में सेकंड डे पे आप अपने हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स ट्रेन कर सकते हो। सो अब आप एडवांस लिफ्टर हो तो आप क्वाड फोकस ट्रेनिंग जब कर रहे हो तो आप उसमें ज्यादा एफर्ट लगा पाओगे, आप ज्यादा रिजल्ट ले पाओगे। सिमिलरली आप जब हैमस्ट्रिंग ट्रेन करोगे तो आप उस पर ज्यादा फोकस कर पाओगे और उसमें भी आपको ज्यादा बेटर ग्रोथ रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप अपनी ट्राइसेप्स का वर्कआउट डिजाइन करना चाहते हो तो ट्राइसेप्स में आपकी दो तरीके की मूवमेंट होती है, एक एक्सटेंशन और एक प्रेस डाउन। सो रो प्रेस डाउन, बार प्रेस डाउन और क्लोज ग्रिप प्रेस, ये सब आपकी प्रेसिंग मूवमेंट्स हैं। और आपकी ओवर द हेड केबल एक्सटेंशन, स्कल क्रशर्स, ये सब आपकी एक्सटेंशन मूवमेंट्स हैं। सो आपके वर्कआउट में अगेन दोनों चीजों का वेरिएशन होना चाहिए। आप प्रेस डाउन मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व करो और आप एक्सटेंशन मूवमेंट्स भी इन्वॉल्व करो। यही वो दो एंगल्स हैं जिनसे आपकी ट्राइसेप ट्रेन होती है। अब हम आपकी बाइसेप्स की बात करें तो बाइसेप्स में कर्ल एक ही तरीके की मूवमेंट है। कर्ल आप बारबेल कर्ल करो, डंबल कर्ल करो, सीटेड करो, स्टैंडिंग करो, या आप इंक्लाइन बेंच पे डंबल करो, आप प्री चेयर कर्ल करो, आप अपने बाइसेप्स को एक ही तरीके से ट्रेन करते हो बाय कर्लिंग इट। सो आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। बाइसेप्स की ट्रेनिंग डिमांड करती है फोकस ट्रेनिंग। हर मसल ग्रुप का एक अलग पंप होता है और हर मसल ग्रुप की एक ट्रेनिंग टेक्निक अलग होती है। लाइक आपके बैक और लेग्स को आप जिस तरीके से ट्रेन करते हो और उनमें जो पंप और सोरनेस फील कर सकते हो, वो आपकी बैक, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स की सोरनेस और पंप से बिल्कुल डिफरेंट होती है। सो बाइसेप्स, ट्राइसेप्स ये दोनों छोटे मसल हैं, तो आपको इसमें उतना वॉल्यूम वर्क नहीं करना होता, लेकिन आपको इसमें उतना फोकस्ड वर्क करना है। आपको प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन फील करनी है, आपको प्रॉपर स्ट्रेच फील करना है, तो आप उस पर्टिकुलर मसल में ज्यादा ब्लड रश क्रिएट करोगे और आपकी मसल्स ज्यादा ग्रो होंगी। सो बाइसेप्स में अगेन आप 3 to 4 एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व कर सकते हो और आप अपने 4 आर्म्स भी बाइसेप्स के दिन ट्रेन कर सकते हो। सो बाइसेप्स में आप बारबेल कर्ल कर सकते हो, डंबल कर्ल कर सकते हो, और पीक के डेवलपमेंट के लिए आप प्री चेयर कर्ल कर सकते हो, कंसंट्रेशन कर्ल कर सकते हो। ये दोनों एक्सरसाइज आपकी पीक बिल्डअप में हेल्प करती हैं, आपके शॉर्ट हेड को ट्रेन करती हैं। और हैमर कर्ल आप अपने वर्कआउट में जरूर इंक्लूड करें क्योंकि वो डिफरेंट है देन कर्ल्स और वो आपके ब्रेकियालिस को ट्रेन करती है। सो आपका आर्म साइड से और ज्यादा ब्रॉड और बड़ा दिखता है। अब बात करते हैं शोल्डर की। शोल्डर सबसे कॉम्प्लिकेटेड और इंटरेस्टिंग मसल ग्रुप है क्योंकि इसके मल्टीपल अटैचमेंट्स होते हैं और इसके मल्टीपल हेड्स होते हैं। सो आपको इसमें वेरिएशन ऑफ ट्रेनिंग करना जरूरी है अगर आप कंप्लीट शोल्डर डेवलपमेंट चाहते हैं। सो आप अपने वर्कआउट में प्रेसिंग मूवमेंट भी रखें, लाइक डंबल प्रेस, मिलिट्री प्रेस। ये आपके शोल्डर की ओवरऑल विड्थ और आपके शोल्डर का साइज इंप्रूव करेंगे। और अब जो आपके साइड लेटरल रेजेस हैं वो आपके शोल्डर के साइड को डेवलप करेंगे और जो आपके साइड डेल्ट को डेवलप करेंगे, और जो आपके फ्रंट रेजेस हैं, चाहे वो डंबल से हो चाहे वो रोप से हो, वो आपके शोल्डर के फ्रंट डेल्ट को डेवलप करेंगे। सिमिलरली जो आपका रेयर डेल्ट है वो आपकी बेंट ओवर डंबल फ्लाई से डेवलप होगा, मशीन रेयर फ्लाई से डेवलप होगा। सो आपको सारे हेड्स को ट्रेन करना जरूरी है और आप अपने ट्रैप्स भी अपने शोल्डर के दिन ट्रेन कर सकते हो, आप उन्हें बैक के दिन भी ट्रेन कर सकते हो, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि ट्रैप्स को मैं शोल्डर के साथ ट्रेन करूं। और शोल्डर की ट्रेनिंग के लिए आप श्रग्स कर सकते हो, चाहे आप बारबेल से करो चाहे डंबल से करो, और आप अपराइट रोइंग भी कर सकते हो। अपराइट रोइंग में आपके श्रग्स प्लस आपके फ्रंट डेल्ट दोनों ट्रेन होते हैं। तो क्या सप्लीमेंट यूज करना सेफ है? और सेफ है तो आप कौन से वो सप्लीमेंट सजेस्ट करते हो एक बिगिनर को जो उसको लेने चाहिए, यूज करने चाहिए अपनी जर्नी में? सप्लीमेंट्स यूज करना और कौन से सप्लीमेंट्स यूज करना ये डिपेंड करता है कि आपका फिटनेस लेवल क्या है और आपका गोल क्या है। अगर आप सिर्फ फिटनेस और हेल्थ के लिए जिम जाते हो तो आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आप सप्लीमेंट्स ना यूज करो और आप अपनी डाइट से ही अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करो। आप एक हेल्दी डाइट और बैलेंस डाइट फॉलो करोगे तो जितना आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप इजीली पूरा कर सकते हो।
लेकिन अगर आपका एम है कि आपको गुड लुकिंग फिजिक चाहिए, आपको मसल मास चाहिए, आपको अच्छा दिखना है, तो आपको डेफिनेटली सप्लीमेंट्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। और अगर आप प्रोफेशनली compete करना चाहते हो, इसमें अपना करियर बनाना चाहते हो और आप एक एथलीट बनना चाहते हो, तो भी आपको सप्लीमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। बिकॉज जब आप इस लेवल पे ट्रेन करते हो, सो डाइट आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं कर पाती, आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, आपकी मसल्स की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। आप रेगुलर और टफ ट्रेनिंग सेशंस करते हो, तो आपको जल्दी रिकवर होना है उन सेशंस के बीच में, ताकि आप अपना मैक्सिमम परफॉर्मेंस दे पाओ। सो आपको उस रिकवरी को बढ़ाने के लिए सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे, आपको अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स यूज करने पड़ेंगे। सो आप बात करते हैं कि अगर कोई प्रोफेशनली खेलना चाहता है या अच्छी फिजिक चाहता है और वो सप्लीमेंट्स यूज करना चाहता है, तो उसको कौन से सप्लीमेंट्स यूज करने चाहिए। ये अगेन डिपेंड करता है कि आप इंटरमीडिएट लेवल पे हो। तो मेरी टॉप 3 पिक्स जो सप्लीमेंट्स की हैं, फर्स्ट आपको एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन चाहिए, सेकंड आपको क्रेटीन चाहिए, और थर्ड आपको चाहिए एक मल्टीविटामिन। अब सेफ और अनसेफ पे, अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का ब्रांड यूज करते हैं, तो ये सभी फूड सप्लीमेंट्स हैं, ये आपके फूड से जो आपको न्यूट्रिशन मिलता है ये उसी को रिप्लेस करते हैं। सो इसके लॉन्ग टर्म यूजेज में भी आपको कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा अगर आप इसको प्रॉपरली यूज करते हैं। सो प्रोटीन, अब आप वर्कआउट कर रहे हो, इंटेंस वर्कआउट करते हो, सो मैंने जैसे पहले बताया आपको कि आपको बॉडी वेट के हिसाब से अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। सो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप अपनी डाइट प्लस वे प्रोटीन पाउडर दोनों पे डिपेंड करते हो। सिमिलरली क्रेटीन सबसे पुराना और रिसर्च सप्लीमेंट है, बहुत सालों से लोग यूज करते हैं, और जिम और बॉडी बिल्डर्स के अलावा अदर स्पोर्ट्स के लोग भी इसे यूज करते हैं। ये आपकी स्ट्रेंथ, आपकी एंड्योरेंस और आपकी पावर सभी चीजें इंप्रूव करता है। और सिमिलरली मल्टीविटामिन, अगर आपके सारे बॉडी फंक्शंस और आपके ऑर्गन्स के फंक्शंस बैलेंस नहीं है, तो आप अपनी बाकी परफॉर्मेंस और इंप्रूव नहीं कर पाओगे। आपको अंदर से हेल्दी होना जरूरी है, और वो तभी होगा जब आपके सारे विटामिन्स और मिनरल्स आपकी बॉडी में बैलेंस्ड हैं। अब हमने बात करी टॉप 3 सप्लीमेंट्स, प्रोटीन, क्रेटीन और मल्टीविटामिन। सो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं कि टाइप्स ऑफ फूड क्या होता है। लाइक प्रोटीन क्या करता है हमारी बॉडी में, कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं, और फैट्स क्या करते हैं। सो अगर आप अपनी वर्कआउट परफॉर्मेंस इंक्रीज करना चाहते हैं, तो जो सबसे हेल्पफुल चीज आपके लिए होगी वो होगी कार्बोहाइड्रेट। बिकॉज आप प्रोटीन खाते हो, आप कार्ब्स खाते हो, आप फैट खाते हो, उसमें से सबसे पहले जो बॉडी रिकॉग्नाइज करती है वो कार्ब्स को रिकॉग्नाइज करती है अपनी एक्टिविटी के लिए। सो जो भी कार्ब्स आप खाते हो वो आपकी मसल्स में ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाते हैं। तो आपको बिफोर वर्कआउट, ये अगेन आपका कवर करता है प्री वर्कआउट मील। सो अगर आप अच्छी लिफ्टिंग करना चाहते हो, तो आपको वर्कआउट से 1.5 से 2 घंटा पहले एक अच्छी कार्ब रिच मील लेनी है, और उसके साथ थोड़ा सा प्रोटीन भी लेना है। बिकॉज जो आप वर्कआउट करोगे उसमें आपका फ्यूल का जो काम करेगा वो कार्बोहाइड्रेट ही होगा। प्रोटीन से जो आपको कैलोरीज मिलेंगी वो आपको वर्कआउट करवाने में हेल्प नहीं करेंगी। सो प्रोटीन से जो कैलोरीज मिलती हैं वो आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प करेंगी। अब कार्ब्स की जो कैलोरीज होंगी वो आपसे वर्कआउट करवा देंगी, लेकिन वो आपकी मसल्स बिल्ड नहीं करेंगी। इसलिए आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्ब्स नहीं खाने हैं, बिकॉज वो आपका बॉडी वेट बढ़ाएंगी, वाटर वेट बढ़ाएंगी। लेकिन आप प्रोटीन एक्सेस खा सकते हो, आप प्रोटीन ज्यादा बढ़ा सकते हो, बिकॉज प्रोटीन आपकी मसल्स को ग्रो करता है। सो मसल प्रोटीन सिंथेसिस होता है। अब इसे समझते हैं ये कैसे होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको फ्रीक्वेंटली मील्स खानी है, दिन में 4 to 5 मील्स खानी है रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, बिकॉज मसल प्रोटीन सिंथेसिस थ्रू आउट द डे चलता है। आप जितना प्रोटीन कंज्यूम करते हो उसमें से कुछ प्रोटीन सिंथेसाइज होता है और कुछ डिग्रेड होता है। सो अगर आप एक एनाबॉलिक स्टेट में, एक एनाबॉलिक कंडीशन में रहना चाहते हो जहां आपकी बॉडी ग्रो करे, आपके मसल्स ग्रो करें, सो आपको नेट प्रोटीन बैलेंस क्रिएट करना होगा, जो कि एक पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। सो आपका नेट प्रोटीन बैलेंस तब क्रिएट होगा जब आपका रेट ऑफ सिंथेसिस माइनस रेट ऑफ डिग्रेडेशन एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। तो अगर आप ऐसे करते हो कि आप एक साथ बहुत ज्यादा प्रोटीन खा लेते हो और फिर काफी देर तक कुछ नहीं खाते हो, तो वो गलत है। अब आपका नेट प्रोटीन सिंथेसिस जो वैल्यू होगी, नेट प्रोटीन बैलेंस, वो नेगेटिव होगा।
सो इसलिए आप फ्रीक्वेंट मील्स खाएं और छोटी मील्स खाएं, तो थ्रू आउट द डे आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस और आपका नेट प्रोटीन बैलेंस एक पॉजिटिव वैल्यू होगा। अब बात करते हैं पोस्ट वर्कआउट मील की। जैसे आपने प्री वर्कआउट मील में हाई अमाउंट ऑफ कार्ब्स और मॉडरेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन लिया, उसी तरीके से आपको वर्कआउट के बाद अपनी पोस्ट वर्कआउट मील में भी आपको कार्ब्स रखने हैं। बिकॉज आपने वर्कआउट किया है, आपकी मसल ग्लाइकोजन स्टोर्स डिप्लीट हो चुके हैं, सो आपको उन्हें रिफिल करने की जरूरत है। सो आप इमीडिएटली आफ्टर वर्कआउट कार्ब्स खाएंगे और आप प्रोटीन खा सकते हैं। वर्कआउट के 30-40 मिनट बाद आप अपनी प्रोटीन मील ले सकते हैं। तो अभी हमारे पास टॉप फूड चॉइसेस कौन कौन सी हैं प्रोटीन और कार्ब्स में? कार्ब्स और प्रोटीन के बेस्ट सोर्सेज, फूड सोर्सेज जो आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। प्रोटीन आप हमेशा लीन प्रोटीन प्रेफर करो। वाइट मीट जैसे आपका फिश, चिकन और एग्स भी बहुत गुड क्वालिटी प्रोटीन है, बिकॉज उसमें अमीनो प्रोफाइल बहुत अच्छी है। और वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन आप सोयाबीन और अपनी सभी दालें, इनमें आपको प्रोटीन मिलता है। और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आपको लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रोटीन मिलता है। सो लीन सोर्स ऑफ प्रोटीन आपको प्रेफर करना है। और रेड मीट, ये जो प्रोटीन है ये आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, बिकॉज ये आपको कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा इंक्रीज कर सकता है। सो प्रेफर करो कि आप अपनी डाइट में लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, वाइट मीट, एग्स, ये इंक्लूड करो। और कार्ब्स आपको स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स खाने हैं, लाइक आपका ब्राउन राइस, स्वीट पोटैटो। और आप पोटैटो और राइस, वाइट राइस भी खा सकते हो, लेकिन वो थोड़े से हाई ग्लाइसेमिक कार्ब्स हैं। सो आपको लो ग्लाइसेमिक कार्ब्स लेने हैं, जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो और थ्रू आउट द डे आपको एनर्जी सप्लाई करें और आपका इंसुलिन लेवल भी थ्रू आउट द डे मेंटेन रहे। तो फैट लॉस और वेट लॉस करते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप फैट लॉस या वेट लॉस करना चाहते हैं तो वो होगी आपकी डाइट। अब इतने साल से लोगों को ट्रेनिंग देते हुए मैंने एक जो चीज ऑब्जर्व करी है वो ये है कि आप डाइट कैसी फॉलो करनी है ये समझ नहीं पाते हैं। डाइट फॉलो करने का मतलब मैक्सिमम लोग यही समझते हैं कि आपको बहुत कम खाना है, आपको भूखा रहना है, या एक जो सबसे कॉमन मिस्टेक, हमें सिर्फ लिक्विड डाइट फॉलो करनी है, या हमें रोटी नहीं खानी है, हमें चावल नहीं खाना है। सो गाइस, हमारा एक BMR होता है, हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमारा रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट। सो अगर आप बहुत लंबे समय तक भूखे रहते हैं, आप अपनी बॉडी को स्टार्व करते हैं, आप प्रॉपर डाइट फॉलो नहीं करते जो एक बैलेंस्ड डाइट है, तो आपका BMR और स्लो हो जाएगा और आपके लिए वेट लॉस या फैट लॉस करना और मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज ऐसे में आपकी बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाएगी और बॉडी ऐसे हार्मोन्स रिलीज करती है जो आपके फैट को डिस्ट्रॉय नहीं होने देंगी, बिकॉज उसे अब सर्वाइवल के लिए वो फैट चाहिए। बिकॉज आप उसको डेली फंक्शनिंग और उसके डेली काम के लिए आप उसको इनफ फ्यूल और एनर्जी नहीं दे रहे हो, आप उसे स्टार्व कर रहे हो। सो जो स्टोर्ड फैट है वो उससे अपनी एनर्जी लेगी और वो आपके फैट लॉस को नहीं होने देगी। सो कम खाना या राइस बंद करना, रोटी बंद करना या लिक्विड डाइट पे जाना, ये बिल्कुल भी सोल्यूशन नहीं है। ये बिल्कुल भी सही डाइट या अप्रोच नहीं है जो आपको फैट लॉस में हेल्प करेगी। आपको एक बैलेंस्ड डाइट खानी है जिसमें कार्ब्स, प्रोटीन और फैट्स रिक्वायर्ड अमाउंट में हो, ताकि आपका दिन भर मेटाबॉलिक रेट एक्टिव रहे और आपकी बॉडी आपकी अंदर से उस फूड को डाइजेस्ट करने में जो कैलोरीज खर्च करती है वो आपके BMR को स्पाइक्ड रखेंगी। सो अब बहुत से लोग करते हैं कि सर हमने फैट लेना बंद कर दिया, हम बिल्कुल फैट नहीं ले रहे। अब आप अगर फैट अपनी डाइट से अवॉइड करते हो तो फैट बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके मैक्सिमम ऑर्गन्स की फंक्शनिंग और हेल्थ के लिए, आपकी ब्रेन हेल्थ और आपकी फंक्शनिंग, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। सो आपको फैट्स भी आपके फैट लॉस में अवॉइड नहीं करने हैं। आपको प्रोटीन लेना है, आपको कार्बोहाइड्रेट लेना है, आपको फैट लेना है, लेकिन आपको ये सब गुड क्वालिटी फूड सोर्सेज से लेना है। सो अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आप लीन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लो, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आप चिकन खाओ, आप एग्स खाओ, आप फिश खाओ। और आप अगर कार्ब्स लेना चाहते हो तो आप स्लो डाइजेस्टिंग कार्ब्स लो, जैसे आपका ब्राउन राइस हो गया, आपका स्वीट पोटैटो हो गया, आपके ओट्स हो गए। ओट्स बहुत ही एक वंडरफुल फूड है, तो ये आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में डाइजेस्ट होंगे, आपको ज़्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और आपको लॉन्ग टर्म एनर्जी सप्लाई करेंगे। आपकी बॉडी स्टार्वेशन में नहीं जाएगी और आपका BMR भी स्पाइक्ड रहेगा।
और फैट्स आपके हो गए, हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट्स आपका ऑलिव ऑयल हो गया, आपके फ्लेक्स सीड्स हो गए और आपके पीनट बटर हो गया। तो ये सब हेल्दी सोर्सेज ऑफ फैट हैं, ये भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं। हमारी हेल्थ के लिए और बॉडी बिल्डिंग के लिए विटामिन कितने और कैसे इंपॉर्टेंट हैं? विटामिन्स गाइस दो तरीके की कैटेगरीज होती हैं विटामिन्स की, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल। सो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये आपके सभी फैट सॉल्युबल विटामिन्स हैं और ये फूड के साथ ज़्यादा अच्छे एब्जॉर्ब होते हैं और ये हमारे लिवर में स्टोर होते हैं। और बी फैमिली विटामिन B1, B12, B6 और आपकी विटामिन सी, ये आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं। सो इनको बॉडी में एब्जॉर्ब होने के लिए वाटर चाहिए। सो अब बात करते हैं जनरल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो आपको विटामिन डी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपकी बोन्स और आपके जॉइंट्स की हेल्थ के लिए विटामिन डी रिक्वायर्ड है और मैक्सिमम पॉपुलेशन विटामिन डी में डेफिशिएंट होती है। तो हमें एक विटामिन डी का सप्लीमेंट यूज करना चाहिए और विटामिन डी हेल्प करता है कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब होने में। सिमिलरली विटामिन, अब बात करते हैं बॉडी बिल्डिंग पर्सपेक्टिव से। सो विटामिन सी, विटामिन ई, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन है। अगर आप विटामिन सी रिक्वायर्ड अमाउंट में लेते हो तो वो आपके बॉडी में कोलेजन प्रोड्यूस करता है और वो आपके बोन्स और कनेक्टिव टिश्यूज जैसे आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स, इनकी हेल्थ मेंटेन करते हैं, इनको स्ट्रेंथ पहुंचाते हैं। और विटामिन सी आपकी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को भी इंप्रूव करता है। आप वर्कआउट करते हुए ज़्यादा अच्छा माइंड मसल कनेक्शन फील करोगे, आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा बेटर होगी। और विटामिन सी आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाता है, वो आपकी बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट्स प्रमोट करता है। और विटामिन ई के बहुत सारे स्किन बेनिफिट्स हैं, वो आपकी बॉडी से मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर फ्लश करता है। और आपने देखा होगा जब हम हाई प्रोटीन डाइट पे होते हैं तो स्किन में थोड़े पिंपल्स और रेडनेस आती है। सो अगर आप विटामिन ई यूज करेंगे तो आप अपनी स्किन क्लियर और फेयर रख सकते हैं। और विटामिन सी आप वर्कआउट से पहले इस्तेमाल करें। विटामिन ई आप अपने ब्रेकफास्ट के बाद या दिन की मील के बाद यूज करें। और विटामिन डी जैसा मैंने बताया वो भी आप यूज करें, वो भी आप अपने किसी भी मील के बाद ले सकते हैं। और कैल्शियम एक मिनरल है, कैल्शियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आप अगर रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं, अच्छी इंटेंस ट्रेनिंग करते हैं तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए, वो आपकी बोन और जॉइंट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेल्थ में और बॉडी बिल्डिंग में जेनेटिक्स क्या रोल प्ले करते हैं? अगर हम बात करते हैं हेल्थ और फिटनेस की तो इर्रिस्पेक्टिव कि आपके जेनेटिक्स कैसे भी हैं, आप हमेशा एक हेल्दी फिजिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर आप अपना रखते हैं तो आप हमेशा फिट रह सकते हैं। लेकिन अगर आप एक एथलीट हो और आप बॉडी बिल्डिंग या पावर लिफ्टिंग परस्यू करते हो तो डेफिनेटली जेनेटिक्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अब लेट्स से अगर कोई बॉडी बिल्डिंग करता है तो हम सारी फिजिक्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, मीजोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एक एक करके इन सभी कैटेगरीज को हम डिस्कस करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्टोमॉर्फ से। एक्टोमॉर्फ वो कैटेगरी है जो आपको जनरली लीन और दुबले पतले दिखने वाली जो फिजिक है वो एक्टोमॉर्फ है, जिसमें आपके शोल्डर्स नैरो होंगे, आपके हिप्स नैरो होंगे और आपके लिम्स, आपके आर्म्स और लेग्स लंबे होंगे। जो लोग एक्टोमॉर्फ हैं अगर वो वेट पुट ऑन करना चाहते हैं, मसल गेन करना चाहते हैं तो उनको थोड़ी डिफिकल्टी होती है और उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट होता है, सो वो वेट लूज इजीली कर पाते हैं। लेकिन अगर आप एक्टोमॉर्फ भी हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप हेल्दी और फिट नहीं हो सकते, आप इक्वली हेल्दी और फिट हो सकते हो। बस आपको अपनी डाइट और अपनी ट्रेनिंग आपको अपने बॉडी टाइप के हिसाब से करनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मीजोमॉर्फ की। सो मीजोमॉर्फ एक वो फिजिक है जिसमें आपके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, हिप्स नैरो होते हैं, वेस्ट नैरो होती है और आपके लिम्स लंबे होते हैं, आपके हाथ और पैर, लेकिन आपकी मसल बेलीज शॉर्ट होती हैं। सो आप इजीली मसल्स और वेट पुट ऑन कर सकते हो और आपका मेटाबॉलिज्म भी ना ही बहुत स्लो होता है ना ही बहुत फास्ट होता है। सो आप कंपैरेटिवली कम एफर्ट और कम हार्डवर्क में एक एक्टोमॉर्फ से ज्यादा रिजल्ट गेन कर सकते हो। मीजोमॉर्फ जो कैटेगरी है वो बॉडी बिल्डिंग के लिए सबसे सूटेबल कैटेगरी है। और थर्ड कैटेगरी है आपकी एंडोमॉर्फ,
एंडोमॉर्फ में जिनका बोन स्ट्रक्चर जो बहुत हैवी होते हैं, उनके शोल्डर्स ब्रॉड होते हैं, उनके हिप्स भी ब्रॉड होते हैं और उनके लिम्स छोटे होते हैं, उनके हाथ और पैर छोटे होते हैं, वो कैटेगरी आपकी एंडोमॉर्फ है। अब एंडोमॉर्फ में मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इसलिए वो बहुत इजीली वेट पुट ऑन कर लेते हैं और जब वेट कम करना होता है तो वो उनको काफी मुश्किल होती है। ये तो 3 कैटेगरीज हुई, लेकिन इन सब कैटेगरीज का ये मतलब नहीं है कि आप एक अच्छी फिजिक या अच्छी स्ट्रेंथ आप अपनी डेवलप नहीं कर सकते। आप इररिस्पेक्टिव आप किसी भी कैटेगरी में फॉल कर रहे हो, आप अपने गोल तक डेफिनेटली पहुंच सकते हो। बस ये जो जेनेटिक्स हैं, ये आपकी जर्नी इजी होगी या डिफिकल्ट होगी, थोड़ा सा ये फर्क है। और अगर आप अपने बॉडी टाइप के हिसाब से अपनी डाइट लेते हो और अपनी ट्रेनिंग करते हो तो आप अपनी मनचाही फिजिक पा सकते हो। तो मेल और फीमेल्स की ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस हैं? अगर हम बात करें मेल्स और फीमेल्स की ट्रेनिंग, तो हेल्थ और फिटनेस और अगेन बॉडी बिल्डिंग दोनों में फर्क है। आप अगर हेल्थ और फिटनेस के लिए ट्रेन कर रहे हो तो इररिस्पेक्टिव आप मेल हो फीमेल हो, आप जैसा पहले वीडियो में बताया है कि आप हेल्दी डाइट फॉलो करो और मॉडरेट वर्कआउट 4 to 5 डेज इन अ वीक, जिसमें आपका कार्डियो भी इंक्लूडेड हो और आपकी वेट ट्रेनिंग भी इंक्लूडेड हो। और नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का है कि अगर कोई अच्छी फिजिक चाहता है लाइक फीमेल्स, तो उनके लिए क्या ट्रेनिंग स्टाइल होना चाहिए। सो फीमेल्स की ट्रेनिंग बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है मेल्स से। काफी लोग मन में डाउट रखते हैं, काफी फीमेल्स और यंगस्टर्स डाउट रखते हैं कि फीमेल्स को उतनी वेट ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए। बट अगर आप जिम आते हैं तो मेल और फीमेल्स की ट्रेनिंग बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट कुछ मूवमेंट्स ऐसी हैं जो फीमेल बहुत बेटर परफॉर्म करती हैं इन कंपैरिजन टू मेल्स। वो नेचुरली उन मूवमेंट्स को अडेप्ट कर लेती हैं, जैसे आपका स्क्वाट और डेडलिफ्ट। सो हमें अपनी साइकोलॉजिकली वीक फील नहीं करना है और फीमेल्स को भी इक्वली मैं मोटिवेट करता हूं कि वो सारी एक्सरसाइजेज, वेट ट्रेनिंग सब उसी इंटेंसिटी से करें जिस इंटेंसिटी से मेल्स करते हैं। तो जैसे कि इंडिया में बहुत सारी फेडरेशंस हैं, उनके अलग अलग लेवल पे शोज होते हैं, तो एक बिगिनर को कैसे स्टार्ट करना चाहिए बॉडी बिल्डिंग? अगर कोई बिगनर है और वो बॉडी बिल्डिंग या मेंस फिजिक या क्लासिक फिजिक में compete करना चाहता है, सो आजकल बहुत सारी फेडरेशंस हैं, बहुत सारे शोज होते हैं, लोकल शोज होते हैं। सो आप स्टार्ट कर सकते हो किसी भी लोकल शो से, किसी भी फेडरेशन के शोज आप खेल सकते हो, तो उससे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। आप धीरे धीरे इवॉल्व करोगे, आपको स्टेज कॉन्फिडेंस आएगा, आप अपनी पोजिंग बेटर कर सकते हो हर बार स्टेज पे। लेकिन आपका एक एम होना चाहिए कि अल्टीमेटली आपको कहां पहुंचना है, उसके हिसाब से आप एक फेडरेशन को चूज कर सकते हो। लाइक IBBF है जो इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड होम अफेयर्स से रिकॉग्नाइज्ड है। सो ये हर साल अपनी स्टेट चैंपियनशिप कराती है और फिर नेशनल्स होता है, फिर आपका मिस्टर एशिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है। सो स्टार्ट करोगे आप, अगर आपने एम बनाया है कंपीट करने का, सो थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के बाद, आप लोकल शोज खेलने के बाद आप अपनी स्टेट चैंपियनशिप की तैयारी कर सकते हो जो IBBF करवाती है। और स्टेट चैंपियनशिप क्वालिफायर होती है नेशनल के लिए। सो जो प्लेस होल्डर्स होते हैं स्टेट चैंपियनशिप में, वो नेशनल के लिए क्वालिफाई करते हैं। सिमिलरली नेशनल के जो विनर्स होते हैं, और सेपरेटली भी ट्रायल्स होते हैं, वो डेट के अकॉर्डिंग होता है। लाइक एशिया का इवेंट आ रहा है, वर्ल्ड का इवेंट आ रहा है, सो उससे कुछ दिन पहले ट्रायल होता है। सो अगेन आप ट्रायल में पार्टिसिपेट कर सकते हो और अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आप एशिया खेल सकते हो। वर्ल्ड का ट्रायल है तो वर्ल्ड में क्वालिफाई किया तो आप फिर वर्ल्ड खेल सकते हो। और आजकल एक और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है NPC वर्ल्डवाइड। NPC इंडिया है और NPC इंडिया आपके इंडिया में शोज कराती है। सो आप स्टेट वाइज भी NPC शोज कराती है, आप उसमें पार्ट ले सकते हैं। और एमेच्योर ओलंपिया भी NPC करवाती है। सो ये एक इंटरनेशनल स्टेज है, यहाँ पे जो प्रो शो होता है उसमें और दूसरी कंट्रीज के भी एथलीट्स आते हैं, पार्ट लेते हैं। और जो प्रो शो में जो विनर्स होते हैं हर कैटेगरी में, लाइक बॉडी बिल्डिंग में, क्लासिक फिजिक में, मेंस फिजिक में, वो प्रो कार्ड उनको मिलता है अगर वो वहां जीतते हैं। सो अगर आपको प्रो कार्ड मिलता है तो फिर आप IFBB जो हमारी इंटरनेशनल फेडरेशन है बॉडी बिल्डिंग की, जो सबसे बड़ी फेडरेशन है और जो सबसे बड़ा शो जो कंपटीशन होता है मिस्टर ओलंपिया, वो ऑर्गेनाइज करती है। सो आप प्रो कार्ड जीतने के बाद आप एलिजिबल हो IFBB के प्रो शोज में खेलने के लिए। सो वहां से फिर आपको एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है। सो बेसिकली अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले अपनी स्टेट चैंपियनशिप से ही स्टार्ट करो,
फिर आप नेशनल्स अपना टारगेट बनाओ, और अगर आपको लगता है कि आपकी फिजिक उतनी अच्छी है, आप में उतना टैलेंट है, तो फिर आप एमेच्योर ओलंपिया और ये सब भी compete कर सकते हो। तो अगर जैसे कोई बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए कोच का होना या ना होना कितना जरूरी है? अगर कोई प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि वो स्टार्टिंग से एक अच्छा कोच हायर करे, बिकॉज बॉडी बिल्डिंग एक नेवर एंडिंग गेम है और आप इसमें हमेशा सीखते हो। सो अगर आप अपने आप अपनी तैयारी करते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा एफर्ट और टाइम लगाना पड़ेगा, बिकॉज हमारा कोच हमें मैनेज करता है। हम अपनी गलतियां खुद नहीं ऑब्जर्व कर सकते, लेकिन हमें एक कोच चाहिए जो हमारी गलती देखे और हमें उसको इम्प्रूव करे, प्लस वो हमें पुश करे। बिकॉज अगर आप बिना कोच की प्रैक्टिस करते हो, आप अपने आप से वर्कआउट करते हो, तो आप हमेशा एक कंफर्ट जोन में रह के वर्कआउट करोगे। लेकिन अगर आप एक कोच के साथ ट्रेन कर रहे हो, सो वो आपको हमेशा उस कंफर्ट जोन से बाहर निकाल के ट्रेन करवाएगा। और ट्रेनिंग के अलावा अगर आप देखें तो नॉलेज और एक्सपीरियंस जो आपके कोच का होता है वो आपके काम आता है। तो आपको बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं अगर आप एक अच्छे कोच के साथ काम करते हो। प्लस आप इंजरी से बच सकते हो, आप सेफ साइड रह के गेम खेल सकते हो, और एक कांस्टेंट मॉनिटरिंग जो आपकी प्रोग्रेस की होगी, चाहे वो डाइट हो, फिर चाहे वो ट्रेनिंग हो, तो आपकी कांस्टेंट मॉनिटरिंग हो रही है। सो आपकी प्रोग्रेस ट्रैक हो रही है। सो जो भी नेगेटिविटी है या जो भी आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो वो कोच आपको हेल्प कर सकता है और आपको बहुत जल्दी बहुत कम समय में अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिना कोच के तैयारी नहीं कर सकते। आप इक्वली अच्छी तैयारी कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें खुद सेल्फ एजुकेट होना पड़ेगा, अपने आप को कॉन्स्टेंटली इवॉल्व करना पड़ेगा। गेम में क्या क्या है, डाइट में, ट्रेनिंग में, सप्लीमेंट्स में, सब कुछ अपने साथ साथ लर्निंग चलती रहेगी और आप अपने पे अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप बिना कोच के भी प्रिपेयर कर सकते हो। तो जैसे जिम में ट्रेनिंग के दौरान इंजरीज आती है काफी सारी, ठीक है, तो उससे बचने के लिए आप क्या रिकमेंड करते हो कि क्या क्या बेस्ट वे है? अगर हम बात करें इंजरीज की, तो इंजरीज किसी भी और स्पोर्ट्स की तरह बॉडी बिल्डिंग का भी एक पार्ट है। अगर आप गेम करते हो और अपनी लिमिट्स को पुश करते हो तो चांसेस हैं कि आप इंजर्ड हो सकते हो। लेकिन अगर आपके बेसिक स्ट्रांग है, आपके फंडामेंटल स्ट्रांग है, आपकी सारी मूवमेंट्स स्ट्रांग है, सो आप जरूरी नहीं है कि आपको इंजरी हो, आप हमेशा इंजरी फ्री रह के भी ट्रेन कर सकते हो। लेकिन आपको एक मेंटल बैरियर क्रिएट नहीं करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को लिमिट करके नहीं रखना है कि हमको इंजरी हो सकती है, बिकॉज तब आप अपने मैक्सिमम पे नहीं पहुंच पाओगे। इंजरीज गेम का पार्ट है, अगर वो आपको होती हैं तो आप उससे रिकवर कर सकते हो, वो ज्यादा बड़ा इशू नहीं है। आपको हमेशा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रहना है। अब इंजरीज से बचने का क्या तरीका है? जैसा मैंने कहा, आपके फंडामेंटल्स अगर स्ट्रांग है, आपकी मूवमेंट्स क्लियर है, तो आप कितना भी हैवी लिफ्ट करें, अपने आप को कितना भी पुश करें, आप इंजरी फ्री रह सकते हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा सा आप ध्यान रख सकते हैं, जो भी आपकी हैवी लिफ्ट्स हैं, लाइक स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट हो गए, बेंच हो गया और शोल्डर प्रेस हो गए, इन सब में आप बेल्ट यूज कर सकते हैं। बेल्ट आपकी कोर को एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। प्लस एक जो चीज थोड़ी सी हम लोग इग्नोर कर देते हैं, जब काफी लंबे समय से ट्रेनिंग करते हुए हम स्ट्रेचिंग पे कम ध्यान देते हैं। सो मसल्स के साथ साथ आपके जॉइंट्स और आपके कनेक्टिव टिश्यूज, जो आपके लिगामेंट्स, टेंडन्स हुए, इनकी मोबिलिटी और इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके जॉइंट्स और कनेक्टिव टिश्यूज फ्लेक्सिबल हैं और उनकी मोबिलिटी अच्छी है, तो आप हमेशा इंजरी फ्री रह सकते हैं। तो इनकी हेल्थ और इनकी मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए आप स्ट्रेचिंग जरूर करें। आप हफ्ते में 2 सेशंस रख सकते हैं स्ट्रेचिंग के आफ्टर वर्कआउट, जो कि लंबे सेशंस हो, एक्सटेंसिव सेशंस हो, और वार्म अप में और थोड़ी सी स्ट्रेचिंग वार्म अप में आप कर सकते हो बिफोर योर वर्कआउट, और आफ्टर योर वर्कआउट आप कूल डाउन में थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो। तो अगर आप स्ट्रेचिंग करते हो, एक तो आप इंजरी फ्री रहोगे, प्लस आपकी परफॉर्मेंस भी इंप्रूव होगी। इसके साथ साथ आप कार्डियो भी अपने वर्कआउट में इंक्लूड करो, बिकॉज कार्डियो अगेन आपकी कंडीशनिंग करता है और आपकी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और आपका एंड्योरेंस इंप्रूव करता है। सो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है अगर आपकी एंड्योरेंस अच्छी है। सो अगर आप कार्डियो करते हो तो आपकी एंड्योरेंस भी इंप्रूव होगी और आप इंजरी फ्री रहोगे। लेकिन अगर आपको कभी कोई इंजरी होती है तो आपको उसे इग्नोर नहीं करना है,
और आपको उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है, आप किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, उसको रेस्ट दो, रिकवरी दो, इनफ उसको टाइम दो कि वो रिकवर हो सके, और फिर आप दोबारा अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करो। और कुछ पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए, लाइक आप अगर बहुत समय से ट्रेन कर रहे हो, सो इतने लंबे समय से ट्रेनिंग करते हुए लाइक आपकी एल्बो में पेन, आपके नीज में थोड़ा सा पेन काफी केसेस में हो जाता है। सो डेफिनेटली ये जरूरी नहीं है कि वो इंजरी है, ये मसल सोरनेस भी होती है, आपके लिगामेंट्स और टेंडन्स भी सोर हो जाते हैं। तो आप वर्कआउट करते हो तो पेन होता है, थोड़ी देर अगर आप 1-2 दिन का रेस्ट लेते हो तो वो पेन खत्म हो जाता है। इस केस में आप जब वर्कआउट कर रहे हो, लाइक आप ट्राइसेप्स का वर्कआउट कर रहे हो, क्योंकि एल्बो में पेन होता है, तो आप एक एल्बो गार्ड पहन सकते हो। और अगर आपकी कोई भी मसल, आपकी लाइक एल्बो है, कोई और मसल थोड़ी पेनफुल है, बहुत ज्यादा सोर हो गई है ट्रेनिंग के बाद, तो आप आइस से उसकी थेरेपी कर सकते हो। आप 10 मिनट दिन में 2 से 3 बार अगर आइसिंग करोगे तो मसल सोरनेस और पेन में आपको काफी रिलीफ मिलेगा। तो जैसे किसी को बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करनी है तो उसके लिए कितना भी रफ एस्टिमेट दे दो कि उसको डाइट में, उसके सप्लीमेंट्स में, उसके वर्कआउट में कितना कितना खर्चा आता है? अगर कोई प्रोफेशनली बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट कर रहा है, या फिर लेट्स से अगर कोई जब बस जिम जाके अच्छी फिजिक बनाना चाहता है, तो ये एक सबसे बड़ा मिथ है कि बॉडी बिल्डिंग में बहुत पैसा खर्च होता है। डेफिनेटली स्पोर्ट है तो खर्चा होगा, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग, लेकिन अगर आप एक बिगनर हो तो आपको जरूरी नहीं है कि आप इतना अपने डाइट में और इतने सप्लीमेंट्स में आप उतना खर्चा करो। आप बेसिक से अगर स्टार्ट करोगे तो आप पहले अच्छा वर्कआउट पैटर्न डेवलप करो, बिकॉज आप अभी बिगनर हो, अभी आपकी बॉडी आपके वर्कआउट को ही रिस्पॉन्स करेगी, उसी से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस स्टेज पे जरूरी नहीं है कि आप हर मंथ अपनी डाइट में भी बहुत ज्यादा खर्चा कर रहे हो और अपने सप्लीमेंट्स में भी बहुत खर्चा कर रहे हो। जैसे जैसे आपकी ट्रेनिंग इवॉल्व होगी, जैसे जैसे आपका फिटनेस लेवल बढ़ेगा, तो आपकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, आपकी बॉडी की डिमांड्स बढ़ेंगी। उस समय आप अपने थोड़े से सप्लीमेंट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो। लेकिन जैसा जनरली लोग सोचते हैं कि हर महीने 20,000 30,000 का खर्चा होगा, तो आप धीरे धीरे इवॉल्व होगे। सो बेसिक आप पहले आप अपनी ट्रेनिंग से स्टार्ट किया, फिर आप अपनी डाइट की तरफ गए, तो आप अपनी डाइट में धीरे धीरे जो भी आपको डाइट रिकमेंडेड है उसको इवॉल्व करो, तो फिर आप सप्लीमेंट्स की तरफ जाओ। सो अगर आप बिगनर हो तो आपको ज्यादा सप्लीमेंट्स की जरूरत नहीं है। आप बेसिक जो आपका प्रोटीन है और आपका क्रेटीन है, आप इन्हीं दोनों सप्लीमेंट से काफी अच्छी फिजिक बना सकते हो, मसल गेन कर सकते हो। लेकिन जब आप और एडवांस लेवल पे ट्रेन करोगे तो डेफिनेटली आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ेंगी, बट तब फिर आपके सोर्सेज भी बढ़ेंगे। अगर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो कि जब आपकी ट्रेनिंग इतना डिमांड कर रही है, तो फिर डेफिनेटली आप तब तक वहां से कुछ अर्न करना भी शुरू कर चुके होंगे, या आप अदरवाइज कहीं से अर्न कर रहे होंगे, तो तब आप अपने ऊपर खर्च कर सकते हो। तब आपके सप्लीमेंट्स भी थोड़ा सा रोल प्ले करते हैं, वो भी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। फिर आपकी डाइट भी थोड़ी और एक्यूरेट हो जाएगी, पिन पॉइंट हो जाएगी, वो भी थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंस मांगेगी। लेकिन ये सब गेम का पार्ट है। अगर आप पहले से सोचोगे कि इतना खर्चा होता है, मेरे पास जब इतना पैसा होगा मैं तब बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करूंगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। आप स्टार्ट करो, जीरो से स्टार्ट करो, वर्कआउट करो, डाइट करो, धीरे धीरे आपकी बॉडी सप्लीमेंट्स अगर मांगती है, आपकी ट्रेनिंग मांगती है, तो आप थोड़े से सप्लीमेंट्स ऐड करो। फिर उसके बाद आप थोड़े थोड़े करके ऐड करते रहो, और डेफिनेटली आप प्रोफेशनली अगर कंपीट करना चाहते हो तो इजीली आप कर सकते हो। आपकी जो भी लिमिटेड अर्निंग है उसमें भी आप इजीली मैनेज कर सकते हो। तो अभी सबसे कॉमन मिथ्स कौन से हैं फिटनेस में और बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में? अगर हम मिथ्स की बात करें, सो फिटनेस और बॉडी बिल्डिंग में बहुत सारे मिथ्स हैं जो लोग बिलीव करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा और कॉमन मिथ जो है, किसी को अगर फैट लॉस करना है, किसी को अपनी वेस्ट कम करनी है, तो बाय डिफॉल्ट उसकी ये साइकोलॉजी है कि जितनी ज्यादा वो एब्स की ट्रेनिंग करेंगे, जितनी ज्यादा कोर का वर्कआउट करेंगे, वो क्रंचेस मारेंगे, सिटअप्स मारेंगे, लेग रेज मारेंगे, उतनी जल्दी उनका फैट लॉस होगा, उतनी जल्दी उनकी वेस्ट रिड्यूस होगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। आप अगर सिर्फ अपने एब्डोमेन को ट्रेन करते हो, अपनी कोर को ट्रेन करते हो, तो आप उससे फैट कम नहीं कर पाओगे। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, फैट कैसे कम होता है। कोई भी एक्टिविटी जो आपकी एरोबिक
बेस्ड हो, जो आपकी एरोबिक एंड्योरेंस को यूज करे, जिसमें आपके हार्ट और लंग्स यूज हो, जो आपकी हार्ट बीट बढ़ाए, जो आपके लंग्स पे जोर डाले, वो एक्सरसाइज फैट लॉस करती है। बिकॉज उसको करने में फैट ऑक्सीडाइज होता है, आपकी बॉडी कैलोरीज बर्न करती है। और इसके ऑपोजिट अगर आप एब्डोमेन की या कोर की कोई एक्टिविटी करते हो तो वो एक एरोबिक एक्टिविटी नहीं है। उसमें आप जैसे और मसल ग्रुप्स हैं, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, चेस्ट, बैक, सिमिलरली कोर भी आपका एक मसल ग्रुप है, तो आप उसको भी ट्रेन कर रहे हो, तो वो पार्ट भी उन पार्ट्स की तरह ट्रेन हो रहा है, तो वो ग्रो करेगा। तो आपका फैट कम नहीं होगा, आपकी वेस्ट रिड्यूस नहीं होगी। अगर आपको फैट कम करना है, वेट कम करना है, अपनी वेस्ट रिड्यूस करनी है, सो आपको ज्यादा से ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी होगी। और कैलोरीज बर्न होंगी जब आप कार्डियो करोगे और जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे। आप अपनी बॉडी को वेट ट्रेन करो, जो पूरा प्रोटोकॉल है पूरी वीक की ट्रेनिंग का, वो फॉलो करो, तो वेट लिफ्ट करने में भी आपका कैलोरीज खर्च होंगी। और टोटल कैलोरीज आपने पूरे दिन में कितनी खर्च करी, प्लस आप जो डाइट फॉलो कर रहे हो, आप उस डाइट में कितना डेफिसिट क्रिएट कर रहे हो, कितनी कम कैलोरीज ले रहे हो मेंटेनेंस लेवल से, सो ये सारे फैक्टर्स जब ऐड अप होते हैं तो आपका वेट या फैट कम होता है। अगर आप अच्छी डाइट फॉलो नहीं कर रहे हो, आप रिग्रेस वर्कआउट नहीं कर रहे हो, कार्डियो प्लस वेट ट्रेनिंग बोथ, और आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि आप एब्स की ट्रेनिंग करो, आप क्रंचेस मारते रहो, लेग रेजेस मारते रहो, तो उससे बिल्कुल भी आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बिकॉज और लोग इसके साथ एक और मिथ जुड़ा हुआ है, लोग सोचते हैं कि कार्डियो ज्यादा करने से ही वेट कम होगा या फैट कम होगा और वेट ट्रेनिंग हमें नहीं करनी चाहिए। पर्टिकुलरली फीमेल्स ऐसा सोचती हैं कि सिर्फ कार्डियो करेंगे तो वेट कम हो जाएगा, लेकिन हमें वेट ट्रेनिंग नहीं करनी है, तो ये बिल्कुल गलत है। अब इसको समझते हैं कैसे। बिकॉज आप जब कार्डियो करते हो तो मैक्सिमम 8 to 10 आवर्स के लिए आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है उस वर्कआउट के बाद, और जब आप वेट ट्रेनिंग करते हो तो एटलीस्ट अगले 2 दिन 48 आवर्स के लिए आपका मेटाबॉलिक रेट हाई रहता है। सो अगर आप वेट लॉस, फैट लॉस करना चाहते हो तो आपके मेटाबॉलिक रेट का हाई रहना बहुत जरूरी है। सो अगर हम इस रेस्पेक्ट से बात करें, सो वेट ट्रेनिंग कार्डियो से भी ज्यादा बेटर है वेट लॉस या फैट लॉस के लिए, बिकॉज वो आपके मेटाबॉलिक रेट को स्पाइक रखती है ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए। सो ये मिथ आप बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ कार्डियो करने से वेट कम होगा या फैट कम होगा, या सिर्फ क्रंचेस और लेग रेजेस करने से कम होगा। आपको एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा जिसमें वेट ट्रेनिंग, कार्डियो और डाइट सारी चीजें कवर्ड होंगी। बिकॉज अगर लेट से 2000 कैलोरीज का एक मेंटेनेंस लेवल है, तो अगर आप उतनी कैलोरीज एवरीडे कंज्यूम करते हो तो आपका वेट ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा। लेकिन अगर अब आप वेट डिक्रीज करना चाहते हो तो आपको एक तो डाइट से थोड़ी कम कैलोरीज लेनी होंगी, प्लस आपको वर्कआउट से भी कैलोरीज बर्न करनी होंगी। सो अब डेली जो आपका मेंटेनेंस लेवल था उससे कम कैलोरीज आपकी बॉडी को पहुंच रही हैं, तब आप एक ऐसी कंडीशन में हो कि आप वेट लॉस कर सकते हो। और 3600 कैलोरीज जब आप खर्च करते हो तो दैट इज इक्वल टू 450 ग्राम्स ऑफ योर बॉडी वेट। सो आपको 3600 कैलोरीज का डेफिसिट जब क्रिएट हो जाएगा तब आपका 450 ग्राम वजन कम होगा। तो आप पूरा एक बैलेंस प्रोटोकॉल फॉलो करें और किसी मिथ में ना पड़े। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है, लाइक जो लिफ्टिंग करते हैं वो सोचते हैं कि हम जितना ज्यादा वर्कआउट करेंगे, जितनी ज्यादा नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस करेंगे, हमारी मसल्स उतनी जल्दी ग्रो करेंगी। या वो बहुत फ्रीक्वेंटली अपना रूटीन चेंज करते हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली एक्सरसाइजेस चेंज करते हैं। सो गाइस, अगर आप मसल्स को ग्रो करना चाहते हो तो मसल्स स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करती हैं। मसल्स आपके टोटल वर्क डन को नहीं रिकॉग्नाइज करती हैं। आपने नंबर ऑफ रेप्स और नंबर ऑफ सेट्स अपने वर्कआउट में किए, सो अगर आप हर दिन सेम रेप्स और सेम सेट्स कर रहे हो और सेम इंटेंसिटी से कर रहे हो तो बॉडी उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी, क्योंकि उसके लिए वो कोई नया स्टिमुलस नहीं है। बॉडी उतने स्टिमुलस के लिए अडेप्ट हो चुकी है, बॉडी उतने रेजिस्टेंस के लिए अडेप्ट हो चुकी है। सो बजाय इसके कि आप और एक्सरसाइजेस बढ़ा दो और उनमें इंटेंसिटी ना इंट्रोड्यूस करो, आप उन्हें भी कम इंटेंसिटी से कर रहे हो, तो वो यूजफुल नहीं है। इससे बेटर ये है कि आप
जो वर्कआउट कर रहे हो उसी की आप इंटेंसिटी बढ़ाओ, तो बॉडी उस नए लोड को रिकॉग्नाइज करेगी। बॉडी, इसे हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अगर आप अपनी ट्रेनिंग टफ बनाते हो तो बॉडी स्टिमुलेट होगी, मसल स्टिमुलेट होंगी, ग्रोथ स्टिमुलेट होगी। और इंटेंसिटी बढ़ाने के 3 तरीके हैं। या तो आप अपने नंबर ऑफ सेट्स बढ़ा दो, या आप नंबर ऑफ रेप्स बढ़ा दो, या फिर आप अपने वर्कआउट्स के बीच में, सेट्स के बीच में जो रेस्ट टाइम है वो शॉर्ट कर दो, या फिर आपका जो वेट है, जो आपका लोड है, आप वो बढ़ा दो। तो ये सारे तरीके हैं जो कि सेम वर्कआउट फॉलो करते हुए आप अपनी बॉडी को ग्रेटर रेजिस्टेंस फील करवा सकते हो। और बॉडी हमेशा रेजिस्टेंस और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को ही रिस्पॉन्ड करती है। तो ये एक कॉमन मिथ है कि ज्यादा एक्सरसाइज करने से ज्यादा जल्दी मसल्स डेवलप होंगे। नहीं, क्वालिटी वर्क करने से मसल्स डेवलप होंगे। हाइपरट्रॉफी जो मसल ग्रोथ की जोन है, उस जोन में आके अगर आप ट्रेन करते हो, इंटेंसिटी के साथ ट्रेन करते हो, तो आपके मसल्स ग्रो होंगे। तो एक लास्ट मैसेज आप अपने व्यूअर्स को इस वीडियो के थ्रू क्या मैसेज देना चाहोगे? गाइज, मैंने इस वीडियो में आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, मैंने अपनी नॉलेज शेयर करी, जो भी मैंने आज तक सीखा मैंने आपके साथ वो शेयर किया। हमने डाइट पे, ट्रेनिंग पे और भी बहुत सारी चीज़ों पे बात करी। लेकिन एक एडवाइस जो मैं देना चाहूँगा कि हम अपनी हेल्थ को बिल्कुल भी निगलेक्ट ना करें, और आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी दें। और यही अप्रोच हम अपने जूनियर्स में भी डेवलप करें और हम अपनी फैमिली में भी डेवलप करें, बिकॉज सबका हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ज़रूरी नहीं है कि जिम ही एक अकेला रास्ता है। आप अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में या अपने जूनियर्स को जो भी उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी चीज़ उनको सूटेबल है, आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हो कि वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और वर्कआउट करें या कोई और एक्टिविटी करें। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखें अगर आपका कोई डाउट है। हम आगे और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज गाइस सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।